खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज खास मुलाकात एडवोकेट संजय चड्ढा साहब के साथ। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और अच्छा मिमिक्री भी करते हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और मैंने बहुत ही अहम मुद्दे पे इनसे आज आग्रह किया था कि हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं कि पुलिस के यहाँ गए थे, वो थाने में मेरा एफआईआर नहीं किया, और तमाम इस तरह के बहुत सारे, खास तौर से जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजलूम, माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं, उनके साथ इस मामले में बहुत ज्यादती होती है कि जब वो थाने पे जाते हैं तो उनको या तो भगा दिया जाता है, एफआईआर नहीं लिखा जाता है, और तमाम दिनों दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। आज हम संजय साहब से ये समझेंगे कि कंप्लेन और एफआईआर में क्या अंतर है, कंप्लेन कब एफआईआर बनता है, और क्या एक नागरिक को संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई, वो थाने गया, तो पुलिस कर्ता उसको इनकार करे, उसकी शिकायत को न दर्ज करे। इन तमाम मुद्दों पे आज बात होगी। संजय साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू रतन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और एक बहुत ज्वलंत मुद्दा लिया है आपने। मैं बहुत इस बात पे आपकी तारीफ करूंगा कि ऐसा मुद्दा जिसमें कि बेसिकली ये देखा जाता है कि लोग पीड़ित हैं, वो शिकायत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है। जी, तो कैसे इसमें फ्लोर आपका है, आप समझाएं। आज कंप्लेन एफआईआर पुलिस क्या रोक सकती है? रोक सकती है तो फिर लोग क्या करें? ऑनलाइन भी कंप्लेन है, कहां जाएं, क्या करें, संविधान क्या कहता है, प्रैक्टिसेस क्या है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, क्या है? थोड़ा बताएंगे तो हमारी भी जानकारी बढ़ेगी। जी, बहुत सही बात है। देखिए, एफआईआर जो शब्द है उसका मायना है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और मैं आपको बताऊं, कानून में जो लिखित कानून है, सीआरपीसी, आईपीसी इत्यादि, वहां पे कहीं पे भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है स्पेसिफिकली कि एफआईआर होती क्या है, किस चीज को। तो हमारे कानून में जो व्यवस्था है, मैं वहां से शुरू करूंगा और फिर जो आपने प्रश्न पूछा उस पर पूरा बात करेंगे। सेक्शन 154 सीआरपीसी ये बताता है कि पुलिस कर्मी को इमीडिएटली एफआईआर लिखनी होगी। शब्द इस्तेमाल किया गया शैल, द पुलिस ऑफिसर शैल, ही इज नो अदर ऑप्शन इन केस, अगर ऐसी परिस्थिति है कि जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि साहब ये ऐसे ऐसे हो गया है, तो जो पुलिस अधिकारी है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेटरी है ये, उसको वो बाध्य है उस एफआईआर को रजिस्टर करके तहकीकात करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एफआईआर लिखी क्यों जाती है? एफआईआर इसलिए लिखी जाती है कि वहां से एक एफआईआर के लिखने के बाद से, रतन जी, जो कानून का चक्र है, जिसे क्रिमिनल लॉ का चक्र मैं कह सकता हूं, साइकिल ऑफ क्रिमिनल लॉ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की प्रारंभिक स्थिति जो है, सूचना, प्राथमिकी, सबसे पहले जो सूचना दी गई उसको हम लेते हैं और वहां से पुलिस अधिकारी अपना एफआईआर। दो तरीके की चीजें यहां पे समझना बहुत आवश्यक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होती हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होती हैं? इसको साधारण शब्दों में समझाइए हमारे। मैं साधारण शब्दों में आ रहा हूं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप ये शब्द याद करना पड़ेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होती है जिनमें की थोड़ी हीनियस क्राइम है, जो है जो समाज के प्रति बड़े गुनाह हुए हैं वो। क्योंकि कोई भी गुनाह, कोई भी कानून में, जैसे आपकी जेब भी कटी, वो सोसाइटी के खिलाफ हम इसको, जैसे कि चोरी, डकैती और तमाम फिजिकल, जैसे किसी का रेप होना, मर्डर होना, महिलाओं के खिलाफ होना, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिनमें कि प्राय ऐसा देखा जाता है कि 3 वर्ष से ज्यादा का पनिशमेंट होता है। अच्छा। और कुछ एक छोटी ऑफेंसेस होती हैं, किसी ने मुक्का मार दिया, एक चोट लग गई, और छोटे छोटे हर्ट हुआ जरा सा, और मतलब कोई पब्लिक न्यूसेंस कर दी, आपके घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, कोई छोटा सा, बहुत जरा सा न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास किया, ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल
ऑफेंसेस, जहां पे कि किसी प्रकार से उसमें एनसीआर कटता है बेसिकली, जो इंस्टेड ऑफ एफआईआर उसकी सूचना लिख लेते हैं। जैसे कि आप जा रहे थे, आपका पेन खो गया, तो इसकी सूचना, इसके लिए एफआईआर नहीं कटेगी, बट एक एनसीआर की रिपोर्ट काट देती है। और आपका मोबाइल खो गया, गुम हो गया, तो उसकी चोरी नहीं हुई, अगर चोरी होगी तो एफआईआर हो जाएगी। तो ये तो कानून की व्यवस्था है, और कानून बहुत स्पष्ट और क्लियर है, जो कहता है कि पुलिस अधिकारी को बाध्यता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ये सूचना देता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई गलत ऑफेंस, थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि एक जुल्म हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट उसको लिखनी पड़ेगी, या तो एफआईआर लिखे या फिर एनसीआर, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि कानून क्या इसका पालन होता है? हम सब जानते हैं इसका पालन नहीं होता। पसीने निकल जाते हैं, आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते, और उसके कई कारण हैं। पुलिस अधिकारी चाहते नहीं कि उनके थाने का नाम बदनाम हो, पहली बात। पुलिस अधिकारी, ऐसा भी है कि बर्डन बहुत आ जाएगा अगर हर एक एफआईआर को निकालेंगे। और आपने ऐसा भी देखा होगा, मेरे को एक जोक याद आ गया, वो पहले मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत छोटा सा है। एक बार एक मुकदमा 15 साल चला, और उसके बाद एक बुजुर्ग हो गया आदमी, उससे उसको जज साहब ने कहा कि ऐसा है, आपके ऊपर 15,000 रुपए जुर्माना, और आपको छोड़ दिया जाता है 15 साल के बाद। तो उसने कहा, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे तू दरोगा बन जा। जज को ये कहा। जज ने कहा, अरे मैं तो उससे ऊपर हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई, दरोगा साहब ने कहा था, तो 15 साल पहले उन्होंने कहा था 5,000 दो, मैं यही रफा दफा कर देता हूँ। मैं कहने का भाव बताना चाह रहा हूँ। यस, ये बात बड़ी हमने मजाक में ली, लेकिन बड़ी गंभीर बात भी है इसके पीछे। आप ये देखिए ना साहब, कि एक दबा हुआ, कुचला हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा अगर उसके खिलाफ कोई जुल्म होगा, उसके खिलाफ कोई गलत काम करेगा। देखिए, जुल्म कौन करता है? उसके पास ताकत हो, या तो वो आके आपके ऊपर अन्याय करने का प्रश्न अन्याय करेगा। तो ये एक बड़ा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को ये अधिकार दिया है कि हम सब बराबर हैं, कोई भी हमसे ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। लेकिन कष्ट होता है, दुख होता है कि इसका क्रिमिनल लॉ में जब एफआईआर करने की बात, यानी कि ये जो एक क्रिमिनल एक्शन की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, अर्थात एफआईआर ही नहीं होगी, तो शुरुआत ही नहीं होगी। आपने इस एक जो मैंने उदाहरण दिया या जो बोला, उससे आप समझ सकते हैं कि गंभीर कितना है मुद्दा। आपने एक बात और कही कि क्या कोई जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने क्या कहा है। मैं आपको बड़ी गंभीरता से बताता हूं कि हमारे न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने, रतन जी, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इमीडिएटली आपको एफआईआर करनी होगी, आप बाध्य हैं। चाहे वो इंफॉर्मेशन आपको टेलीफोन पे भी दी गई है, आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करिए और एक्शन लीजिए इमीडिएटली। देखिए, अगर क्विक एक्शन हो जाएगा तो हो सकता है कई क्राइम ना भी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदेशा है कि वो मुझे मार देगा आदमी, आप दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन में जाते, पुलिस स्टेशन कहता भाग यहाँ से, कुछ नहीं है, कृत हो जाता है। आप देखते हैं कि उसको मार दिया, या इसको छोड़िए, किसी व्यक्ति की कोई पिटाई लगा रहा है बाहर, पुलिस मैं गया स्टेशन में, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा, जाइए देखिए। सूचना मैंने दे दी, यहाँ पे ड्यूटी है कानून के हिसाब से कि पिटाई हो रही है और वहां पे लाठी डंडे हैं उनके पास, इमीडिएटली इनको एफआईआर लगा के, और इमीडिएटली सिर्फ सूचना ही तो लिखनी है, 1 मिनट लगेगा, और कौन व्यक्ति ने उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए दौड़ के जाके उसको रोका भी जा सकता है। तो अगर क्विक एफआईआर होगी तो ये भी हो सकता है कि जो अन्याय या जो क्राइम हो रहा है उसको रोका भी जा सकता है। मुझे एक जजमेंट आपको बताना बहुत मैं आवश्यक समझता हूं, वो हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी इस जजमेंट को जानना चाहिए। ये जजमेंट था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपने कई जगह पे इस जजमेंट का जिक्र सुना होगा। जब भी एफआईआर की बात होती है तो इस जजमेंट में, 2013 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नियमावली बनाई है, एक बताया कि क्या नियम है
और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये शब्द शैल लिखा है और आप बाध्य हैं, आपको इसमें कंप्लेंट अगर की जाती है तो उसकी एफआईआर करनी होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस पर। पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई ऐसा मसला है जहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो थोड़ा सा अभी संशय है कि ये होगा कि नहीं, और वहां पे आवश्यक है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो, तो भी टाइम बाउंड तरीके से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, जैसे पति पत्नी का द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गई, या किसी आदमी का कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, या यूं कहिए कि करप्शन का कोई केस है, मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई केस, ये 5-6 एग्जांपल दिए सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो देखिए, पति पत्नी के बीच में है अगर लड़ाई, उसमें क्राइम हो गया, पीट दिया पत्नी को या पति को, जिसको भी, और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है वो जो है न्याय संकट नहीं होगा अगर बिना इन्वेस्टिगेशन के आवेश में आके भी कई बार व्यक्ति जो है लिखवा देता है। तो एक ये वाली बात भी उस जजमेंट में कही गई थी। और यहां तक उस जजमेंट में कहा गया ललिता कुमारी केस में कि अगर पुलिस अधिकारी नहीं आपकी रिपोर्ट लिख रहा है, एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो आपको जो उनसे ऊपर वाले अधिकारी हैं उन पे शिकायत करनी चाहिए, और ऊपर वाले अधिकारी को ये वो बाध्य है कि उसको पनिश करे। आप देखिए कितना सख्त लॉ है। और यहाँ पे मैं एक इससे हटके एक बात कहना चाहूंगा, एक सेक्शन भी दिया गया है आईपीसी में 166 ए, सेक्शन 166 ए, वो कहता है कि पब्लिक ऑफिसर अगर अपने ड्यूटी को नहीं करता है तो वो पनिशेबल होगा 1 साल की सजा का। तो मैं तो कहता हूँ 166 ए भी लगता है ना, पब्लिक ऑफिसर है पुलिस अधिकारी, उसको ये सारे नियमों ने, कानूनों ने ये कहा हुआ है कि आपको एफआईआर लगानी है, लिखनी है अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है तो। और अगर आप फिर एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, यानी कि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ तो एक मुकदमा 166 ए में भी होना चाहिए आईपीसी में। ये कानून की व्यवस्था है ब्रॉडली स्पीकिंग, सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं ये बता सकता हूँ। संजय जी, आइए कुछ स्पेसिफिक केस पे बात करते हैं जी। जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का मामला है। ये तो ऑफेंसिव कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपराधिक मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ज्यादातर केसेस इस तरह के आते हैं कि अत्याचार हुआ दलित पे, वो थाने गया, थानेदार भगा देता है। तो इसमें क्या, किसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत ये न केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस है बल्कि नॉन बेलेबल भी है, इमीडिएटली बेल भी नहीं हो सकती, इतना सख्त है, कानून की व्यवस्था है। कैसे कोई इस कानून को नहीं मानेगा? तो कानून में ये लिखा हुआ है तो हर व्यक्ति, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे साधारण मानव हो, साधारण पुरुष हो या साधारण सिटीजन हो, वो उसको ये मानना पड़ेगा, कानून की व्यवस्था है। देखिए, एक अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था कुछ दिन पहले और उसके बाद सरकार ने अमेंडमेंट भी लाया। उसमें ये कहा गया था कि इस कानून का बेजा और गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ये कहा गया। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप देखिए ललिता कुमारी में क्या कहा गया है, यह कहा गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इमीडिएटली एफआईआर करिए, और दूसरी ओर ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है तो नहीं लिखिए। लेकिन क्रक्स यही है, आज का कानून की व्यवस्था सिर्फ ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो गलत भी कह रहा हो, आप एफआईआर तो लिखेंगे साहब, एफआईआर लिखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन में आप चार्जशीट, मतलब आप क्लोजर रिपोर्ट लिखाइए, आप केस को क्लोज कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि गलत केस है। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप एफआईआर नहीं लिखेंगे और भगा देंगे? ये अधिकार बिल्कुल नहीं है किसी के पास। ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट में अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट लिखवाने जाता है, एफआईआर का होना 100% है, कोई ऑप्शन नहीं है अधिकारी के पास, जो पुलिस का अधिकारी है, कि वो उसको मना कर सके। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप अगर चाहते हैं तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, और प्राइमा फेसी इमीडिएटली आपको इस पे कदम उठाते हुए एफआईआर करनी पड़ेगी, और जैसे ही एफआईआर होगी इन्वेस्टिगेशन आरंभ होगा।
ये कानून की व्यवस्था है, इससे अलग तो आप जा ही नहीं सकते। संजय जी, चलिए हम तो अभी स्पेसिफिक केस पे आएंगे, हम आपको एग्जांपल देंगे कि भारत में कानून कैसे काम करता है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ, मुकदमा लड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ जुडिशरी के बारे में, कानून के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन चलिए हम लोकल लेवल पे आम जनता कैसे समझे, अगर उसके साथ कोई एट्रोसिटी हुआ है, भेदभाव हुआ है, हिंसा हुआ है, वर्बल वायलेंस हुआ है, वो थानेदार के पास गया, थानेदार ने अगर मना कर दिया तो वो फिर डीएसपी के पास जाएगा, हाँ, एसपी के पास जाएगा, फिर एसपी ने मना किया तब आईजी के पास जाएगा। और देखिए मना नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि आपको लिखित तौर पे हर चीज का मैं एक सुझाव दूं। और आज एक और भी बात मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा। पहली बात तो आप जा रहे हैं तो लिखित तौर पे अपनी शिकायत दीजिए, वो बाध्य है लेने के लिए, पहली चीज। और एक और बड़ी ही नई चीज और रोचक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं ये नहीं लिख रहे हैं शिकायत, तो आज का एक और नया माध्यम जो युवाओं का है माध्यम, सोशल वो है मीडिया। इस्तेमाल करिए सोशल मीडिया का, इस्तेमाल करिए और दिखाइए। आपके पास सबके नंबर, सबकी ईमेल आईडी, सबका ट्विटर हैंडल सब लोगों का है। इमीडिएटली आप करिए कि ये मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये क्राइम हुआ, इस क्राइम की मैं रिपोर्ट लिखवाने गया, और लिख दीजिए नाम व्यक्ति का स्पष्ट तौर पे। फुली ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, हम कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो आप लिख दीजिए उसको। देखिए मिनटों में काम होगा, मिनट भी नहीं लगेंगे। दूसरी बात है कि चलिए मान लिया किसी ने एफआईआर दर्ज की, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में गलत पाया गया तो उसके खिलाफ भी तो मुकदमा करने का प्रावधान है। देखिए इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं, अगर कोई आपने शिकायत करी, उसके बाद चार्जशीट हो गया और आप एक्विट हो गए, उसके बाद आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस जरूर करें। यस, उसकी आपकी पास व्यवस्था है। लेकिन रतन जी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बड़ा कष्ट होता है लेकिन सच्चाई यही है, मैं शेयर जरूर करूंगा कि इस तमाम प्रोसेस में इतना समय व्यर्थ हो जाता है, और समय के साथ साथ फाइनेंशियल चीजों का भी नुकसान होता है। देखिए वकील की कॉस्ट होती है, आने जाने का है, समय की कॉस्ट है, ये एक बड़ा कष्टदायक है। पता नहीं क्यों समय बहुत लगता है। न्याय अगर मिले तो बहुत महंगा न्याय है ये। बिल्कुल सही आपने कहा। तो मैं सही समझता हूँ, में न्याय, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप 2 दशक से ज्यादा से मुझे जानते हैं। मैं आपको 3 दशक 3 से दशक। जानता हूँ। हाँ। 26 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉरिस नगर में कंप्लेन किया, जी, ठीक है, एसएचओ, डीसीपी नॉर्थ, पुलिस कमिश्नर, 3 फाइल रखी हुई मेरे पास। पुलिस कमिश्नर, देन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर, जी सुन रहा हूँ मैं। और सबको रिटर्न और रिसीव कराया हुआ कंप्लेन है मेरे पास, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने जो पहले बात कही शायद, कि यहाँ पूरा सिस्टम काम करता है। और अंबेडकर वाज राइट कि थानेदार से लेके और मंत्री तक जो है सब एक ही सिस्टम का पार्ट है, वो कभी न्याय नहीं देगा। देखिए क्या है कि मैंने ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करा लो, अगर मेरे जो मैंने लिखा है अगर वो गलत होगा तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कर देना, इन्वेस्टिगेशन तो कराओ। दूसरा, देखिए इसमें एक और थोड़ा सा कदम आगे है। मैं आपसे एक और बात कहूंगा, अगर मेरे को इस केस के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपका है, पूर्णता नहीं है, मुझे याद नहीं है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। आपके पास एक ऑप्शन था, आप 156(3) न्यायालय में जा सकते थे, 156(3) की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। अगर पुलिस काम नहीं कर रही है, न्यायालय उनको बाध्य करेगा। राइट। लेकिन जो मेरा अनुभव है, मुझे लगा कि दिस इज अ पॉलिटिकल बैटल, इसको पॉलिटिकली और ऑर्गेनाइज, देखिए न्यायालय तो बहुत महंगा है, तो पॉलिटिकल में दुश्मन अगर आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है तो उसका आप जवाब दे, कम से कम इतना तो बोलें कि हाउ डेयर यू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सो आई ऑप्टेड फॉर द सेकंड वन। अच्छा, हाँ तो देखिए इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है न्यायालय, ऐसा भी ना कहें, लेकिन सही तौर पे गरीबों के लिए तो नहीं बना है इस देश का न्यायालय। मैं सच्चाई मैं तो हृदय पे पत्थर रख के मैं ये बात कह रहा हूँ। सो द पॉइंट हियर इज
कि देखिए ये हम जब हमारे जैसे लोग लड़ते हैं तो सिस्टम में मंत्री से लेकर जज से लेकर थानेदार तक एक ही सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन लड़ना हमने छोड़ा नहीं है। ऐसे नहीं तो वैसे। भाई अगर आप मेरे से बदतमीजी कीजिएगा, तो खड़े होके जवाब सुनना पड़ेगा आपको और मेरे से जवाब सुनेंगे तो हड्डी में छेद हो जाएगा। यही सब मेरी बात समझ जी, जी, जी। तो एनीवेज़ ये पॉलिटिकल बैटल भी है, न्यायालय बहुत महँगा है भारत में और मज़लूमों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही मुश्किल है थाने से लेके कोर्ट तक का चक्कर काटना, क्योंकि ज़्यादातर उसमें से गरीब लोग होते हैं। इसलिए ज़रूरत होती है कि शायद इसको पॉलिटिकली और सोशली सेंसिटाइज़ करने की, उस लेवल पर प्रेशर बनाने की। ठीक कह रहा हूँ संजय साहब? बिल्कुल, इस एक जो आपने बात कही कि गरीब देखिए जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके पास वो कैसे आगे बढ़ के और अपने हकूकों के लिए अपने जो इंसानी हकूक हैं यानी कि आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए भी नहीं लड़ पाते हैं। ये बात है, हम सब जानते हैं और सीरीज ऑफ केसेस हैं। देखिए कई मैं आपको बताना चाहूँ रुदल शाह नाम का एक व्यक्ति था, 20 साल तक जेल में पड़े रहे। क्या? किस लिए? 26 साल तक। इसलिए पड़े रहे क्योंकि उनको बेल लेने के लिए आदमी नहीं था। एक एग्जाम्पल है केस। ऐसे कई केस हैं, हमने देखा बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, पीआईएल का माध्यम एक भी आया सामने। ऐसी बात नहीं है, जुडिशरी ने बहुत बहुत अच्छे काम भी किए हैं और वो हमारे सामने कई बार आए हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो ठीक है लेकिन ना, अच्छे काम भी हो। लेकिन संभवतः आपका ये कहने से मैं 100% एग्री करता हूं कि गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है, दबे हुए जो लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उन पे अभी उनकी रीच से मेरे को लगता है सिस्टम बाहर है। फिर दूसरी बात है, ये सब्जेक्टिव मैटर है। अगर मैं किसी अन्याय के खिलाफ अगर मैं ही लड़ रहा हूँ और मेरे सामने बहुत पावरफुल लोग सब हैं, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं, ये भी होता है। देखिए ये मैनेज सारी कर चीजें हैं, ये सब यही कमियों की वजह से आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। जी। लेकिन न्याय की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है। कानून देखिए आपको यहाँ यही वो देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ऊपर कोई केस हुआ तो वो केस चला। ये वही देश है, राजा और रंक दोनों के लिए बराबरी है। हमको कानून की व्यवस्था यही है, कॉन्स्टिट्यूशन यही है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है। वो एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लगा देता है कई बार हमारे इनमें। एक बात और अंतिम 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 बात, कि अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जो पूरा दुनिया में जो लीगल प्रोसीडियर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और जस्टिस के साथ जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करता है, उस इंडेक्स में आप भारत को कहाँ देखें? उस इंडेक्स में हम लोग बहुत पीछे हैं, इट इज नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक एक एनालिसिस भी है इसमें कि ह्यूमन राइट्स पे, चाइल्ड हंगर पे, हम सब जगह तो सब में पीछे से ही हम हैं खड़े हुए। बड़ा अफसोस होता है, कष्ट होता है। आज हमारी आजादी को इतने समय हो गया है, लेकिन फिर भी और आप देखिए एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज समाज में दरारें भी पड़ रही हैं। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसी बात से मेरे को लगता है कि मैं अपने शब्दों को विराम देना ही उचित समझूंगा। शुक्रिया शुक्रिया संजय साहब। दोस्तों, ये था आज आपको छोटी-छोटी बातें, ये थाने में जाएँ तो डरे नहीं, आप कहें कि मेरा कंप्लेन लिखो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो सोशल मोबिलाइज़ेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर भी बहुत ज़रूरी है सोशल और मीडिया साथ में सोशल मीडिया आपके पास एक साधन है, इसलिए सारे फोरम्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट में विश्वास करता हूँ। आमने-सामने जिसको जवाब देना होता है, दे ही देते हैं, भले वो जितना केस करता रहे। तो ये ज़रूरी है कि कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो उसमें कम से कम आप में इतना हिम्मत रहे कि कम से कम ये कहें, हाउ डेयर! शुक्रिया संजय जी, फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक आप अम्बेडकरनामा देखते रहिए और संजय जी का एक यूट्यूब चैनल है, स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। तो स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस का लिंक भी मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उनके यूट्यूब पे भी जाइए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी टेक्निकल बातें साधारण शब्दों में वहां मिलेंगी, उसका भी आप लाभ उठाइए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू।